हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको कल 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और मैंने आपसे पूछा था कि इन्हीं का सॉल्यूशन चाहिए या पहले जो मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ उसे एक्सप्लेन कर दूँ, तो आपने इन्हीं का बोला था। और मैं आपको बताऊँ अपनी तरफ से, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके अलावा जो अदर जो मटेरियल है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें आप पहले कर लेना। और अगर आपके पास कहीं टाइम बचता है तो आप अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में और केवल रीड करने में फ़र्क होता है। तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी जितना हो सकेगा मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और पूरा मैं आपको लाइन बाई लाइन पढ़ के नहीं बताऊँगा, मैं आपको जस्ट हेडिंग जो दी होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप जो है समझ जाना। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और पूरा देखना, क्योंकि आप अगर ये वाली वीडियो आप 30, 40, 45 जितने भी मिनट का ये वीडियो होता है, अगर आप इसे कंप्लीट देख लेते हो तो आपको जो है अदर जो है पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है ये वीडियो देख लेना, तो इसी से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा हर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है ये रटने वाला है, आप ज़रा सा समझते हो और इसे जो लिख सकते हो अपने मन से। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके समझ में नहीं आती हैं, तो वो सब भी आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सबको वन बाय वन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमारा जीएपी से आता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नाम से ही पता चल रहा है कि प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना। तो इसमें आपको जनरली ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एग्रीकल्चर यानी जो हर्बल ड्रग्स, हर्बल जो मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं उनकी जब हम खेती करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना रहता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरह का सीड जो है यूज़ करना चाहिए, किस तरह से कल्टीवेट करना चाहिए, किस तरह से हार्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में रूल्स बताए गए हैं। बस हमें वो रूल्स पढ़ने हैं और आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि ये आपको जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जनरली गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो क्या है, जो गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि हमें इस तरीके से खेती करनी है मेडिसिनल प्लांट की, ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बनी रहे, है ना। और इकोनॉमिक और जो एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी बनी रहे हमारी, है ना। एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, और इकोनॉमिकली यानी वो ज़्यादा ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हाई रेट में हमें जो है मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे तरीके से जो है किस तरह से जो खेती करनी चाहिए, किस तरह से उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो बताया गया है। बस हमें रूल्स पढ़ने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है खेती करते समय। तो देखते हैं। तो दीज आर जनरली द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, तो गाइडलाइंस होती हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है, जिससे क्या इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस फॉर जीएपी। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, है ना। तो जीएपी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो सीड एंड प्रोपगेशन मटेरियल, है ना। कि जो सीड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम नॉर्मली गेहूँ चने की खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेडिसिनल प्लांट क्या है, उनकी बहुत अच्छे तरीके से खेती करनी पड़ती है, सभी चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, सीड की क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तब जाके हम जो एक अच्छा जो मेडिसिनल प्लांट है उसे ग्रो कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना रहता है। तो जो सीड होना चाहिए, सीड की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, है ना, बोटेनिकली, कि सीड की जो क्वालिटी है और वो कहाँ से आया है, ठीक है, उसकी कौन सी वेराइटी का है, और कल्टीवेट कैसे होता है, यानी किस तरह से ग्रो किया जाता है ना, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है, किस प्लांट से जो हमें ये मिला है ये सीड। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बोटेनिकली जो है वेरीफाइड होना चाहिए। और दूसरा हम बात करें कि जो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं सीड को ग्रो करने के लिए, है ना, तो वो सब क्या है, 100% ट्रेसेबल होना चाहिए। ट्रेसेबल मतलब कि जैसे वो हम पेरेंट मटेरियल यूज करते हैं, यहाँ पे एक और वर्ड है पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल का क्या मतलब होता है कि जो जैसे सीड है, सीड को हम बच्चा समझ लें, अब उससे जो पाल पोस के जो बच्चे को बड़ा किया जाता है तो वो कौन करते हैं, वो पेरेंट्स करते हैं अपने, ठीक है। तो जो पेरेंट मटेरियल होता है हम उसी को बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। जैसे अब हमें सीड को ग्रो करना है तो पेरेंट मटेरियल क्या होगा, जो हम चीज़ें उसमें डालेंगे जिससे बच्चा बड़ा होगा, तो उसके लिए खाद वगैरह हम डालेंगे, है ना। और जो भी हम कोई कुछ और भी उसके लिए न्यूट्रिशनल जो है खाद वगैरह डालते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो डालते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, है ना, सीड को ग्रो करने के लिए, तो उसी को हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सारी चीज़ें जो भी हम यूज कर रहे हैं सीड को ग्रो करने के लिए वो 100% ट्रेसेबल होनी चाहिए।
यानी हमें पता होना चाहिए कि किस सीड के लिए हमने कितने अमाउंट में क्या चीज़ हमने उसे दी है, तो वो क्या है, ट्रेसेबल होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। और जो पेरेंट मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे ग्रो करने के लिए सीड को, वो भी क्या है, 100% ट्रेसेबल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और हम वो भी वेरीफाइड होना चाहिए कि वो 100% ऑर्गेनिक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई केमिकल वगैरह यूज़ करके पेरेंट मटेरियल को बनाया गया हो। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। तो पेरेंट मटेरियल को एज वेल एज सीड को, हमें दोनों चीज़ों को जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कल्टीवेशन की, तो कल्टीवेशन किस तरह से करना चाहिए। तो कल्टीवेशन जो है डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कल्टीवेशन कर रहे हैं। अलग अलग प्लांट्स को उगाने के लिए अलग अलग तरह से जो है कल्टीवेशन किया जाता है, तो हमें ऐसी चीज़ को जो है ध्यान रखना है। तो कल्टीवेशन डिपेंड कर सकता है, अलग अलग टाइप्स पे अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं कल्टीवेशन के। लेकिन एक जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली ये होती है कि एक तो कन्वेंशनल होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं उसमें, ठीक है। वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर मेडिसिनल प्लांट की हम खेती कर रहे हैं तो वो क्या ऑर्गेनिक होनी चाहिए 100%। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसे उगा रहे हैं, सीड को ग्रो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो एक स्टैंडर्ड्स को, गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं, उन्हें फॉलो करते हुए बनाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है, जो एनवायरनमेंट में जो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है वो सब ना हो। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिक चीज़ें उसमें यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है जो मिट्टी होती है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ में एनवायरनमेंट में भी जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ग्रोअर्स होते हैं, जो उगाते हैं, जो खेती करते हैं, उन्हें भी कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना रहता है, जिससे क्या है एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचे। और नेक्स्ट हम बात करें सॉइल एंड फर्टिलाइजेशन की, कि सॉइल किस तरह की होना चाहिए, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो सॉइल क्या है, हमें बहुत अच्छी चाहिए रहती है मेडिसिनल प्लांट के लिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल खेती नहीं है वो जो कैसे भी ग्रो कर जाए। जब मेडिसिनल प्लांट को जब ग्रो किया जाता है तो उनके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उसी से जो अलग अलग तरह के ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो हर्बल ड्रग्स रहते हैं। तो उसके लिए क्या है, सॉइल बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और 100% नेचुरल होनी चाहिए। कोई भी उसमें केमिकल या ऐसा कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं होने चाहिए उसमें, जिससे क्या है सॉइल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो। तो उसके लिए हमें क्या अच्छी सॉइल चाहिए। और सॉइल में क्या है, जो हैवी मेटल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है किसी खेत में, हमने उसी में जो ग्रो कर दिया, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए, है ना। और जो अननेचुरल केमिकल्स वगैरह यूज नहीं करने हैं मिट्टी में। नेक्स्ट आता है हमारा इरीगेशन। तो इरीगेशन में क्या है, जितना कम हो सके हमें इतना इरीगेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का भी हमें मिनिमल यूज करना है। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। सारे जितने भी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक जो मेथड्स यूज करने हैं। और हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो हार्वेस्ट हमें कब करना चाहिए मेडिसिनल प्लांट को। तो हार्वेस्टिंग का ये सिस्टम होना चाहिए कि जब प्लांट क्या पूरी तरह से जो है मैच्योर हो जाए, 100% ग्रो हो जाए, उसके अंदर जो है सारी जो क्वालिटी है उसकी जो कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि प्लांट अभी थोड़ा सा ग्रो हुआ है, छोटा मोटा कोई फ्रूट आया है उसमें, तो उसको बस ऐसे ही तोड़ लिया, हार्वेस्ट कर लिया, यानी वो पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे हम गाँव में खेती करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि गेहूँ हरे होते हैं तभी हम उन्हें काट लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो जो एक प्रॉपर उसका महीना आ जाता है जब बिल्कुल वो पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है उसे काटा जाता है। तो इसी तरह से क्या है मेडिसिनल प्लांट का सिस्टम होता है। तो पूरी तरह से वो ग्रो हो जाते हैं तभी उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, ताकि उनका जो पूरा जो एक मेडिसिनल प्लांट में क्या उसकी पत्तियाँ भी यूज में आती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं वो भी यूज में आ सकती हैं, ठीक है, ताकि जो पूरा प्लांट है उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट आती है हमारी प्राइमरी हार्वेस्टिंग, के हार्वेस्ट के साथ साथ हमें जो प्राइमरी जो हार्वेस्टिंग रहती है उसमें क्या करना रहता है। तो प्राइमरी हार्वेस्टिंग में ये है कि जैसे हम नॉर्मल खेती करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले फसल तैयार हो जाती है, फिर हमें क्या उसे काटते हैं, उसके बाद हम उसे क्या है अलग अलग थ्रेसर वगैरह से हम उसे निकलवाते हैं, फिर पैक करते हैं, ठीक है, या फिर साफ़ भी करते हैं, कुछ लोग धुलते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है किया जाता है। जैसे आलू की खेती को हम ले लें, तो आलू की खेती में क्या किया जाता है, पहले खुदाई होती है अच्छे तरीके से, उन्हें छांटा जाता है, उन्हें अच्छे तरीके से सफाई की जाती है, उन्हें पैक करके और फिर क्या है हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं फ्रीजिंग के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। इसी तरह से हमें मेडिसिनल प्लांट की करनी रहती है। तो इसमें क्या हम प्लांट को सबसे पहले काटते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसे उसकी धुलाई करते हैं, ठीक है। जैसे एलोवेरा की खेती की है तो एलोवेरा को क्या साफ़ किया जाता है, उसकी धुलाई की जाती है। उसके बाद क्या है उसे फ्रीज किया जाता है। अगर हमें उसे स्टोरेज में रखना है, ठीक है, बाद में यूज करना है, तो हम क्या है उसे फ्रीज कर देते हैं, है ना। डिस्टिलिंग की जाती है, उसे सुखाया जाता है, यानी अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, प्लांट की कटाई के बाद। और उसके बाद ये जब सारी प्रोसेस हो जाती है तो फिर क्या है वो मेडिसिनल यूज के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर क्या उसे प्रोसेस किया जाता है बाद में, तो उसके उससे जो खाने की चीज़ें बनाई जाती है या फिर क्या उसका मेडिसिनल यूज किया जाता है।
और फिर आती है हमारी पैकेजिंग की। पैकेजिंग कैसे करनी है, तो जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है ड्राइंग की, फ्रीजिंग की, उसके बाद क्या है, मटेरियल जो है पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब पैकेजिंग में क्या करना रहता है कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए, कार्टून्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और पैकेट्स या फिर बैग्स, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या नई होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं पुरानी पुरानी पड़ी है उसी में बस ऐसे ही पैक कर दें, ऐसा नहीं करना है। वो क्या है, प्रॉपर न्यू होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है गीला वीला उसमें मॉइस्चर हो, इससे क्या है फंगस वगैरह लग जाता है और जो बैक्टीरिया क्या है वो ग्रो करने लगते हैं। तो बिल्कुल साफ़ और सुथरी और क्लीन होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो लेबल लगाते हैं हम, ठीक है, वो भी क्या 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो केमिकल्स वगैरह से मिलके जो है वो लेबल बनाया हो, तो वो क्या करेगा, अंदर जो कॉन्टामिनेशन कर सकता है। तो क्या है, उसके जो केमिकल्स हैं वो अंदर जो है, जो मेडिसिनल जो हमने चीज़ें जो रखा हुआ है उसके अंदर स्टोर करके, तो वो सारी चीज़ें क्या ख़राब ना हो जाए, ठीक है, कोई रिएक्शन ना हो जाए। तो इस तरह से हमें जो लेबल वगैरह यूज करने हैं वो क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए, है ना। उनके ऊपर जो डिटेल्स वगैरह लिखी है, इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने जो नेशनल लेवलिंग जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए उस पर जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर आती है हमारी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो स्टोरेज और जो ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो जो पैकेज और जो ड्राइड मटेरियल्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या कुछ भी हो सकता है, ड्राइड मटेरियल हो सकता है ना, एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं या फिर किसी तरह का जो पाउडर हो सकता है, ठीक है। तो उसे स्टोर करने के लिए क्या है, एक सूखी जगह होनी चाहिए और ऐसा स्टोरेज होना चाहिए जहाँ हवा जो है आती जाती रहे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल बंद हो, है ना। तो ऐसी जगह पे जो है उसे स्टोर करना है। और जो फ्रेश जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो हमें यूज करने, जो हमें स्टोर करने हैं फ्रेश प्रोडक्ट, तो उनके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक होना चाहिए। और जो फ्रोजन जो प्रोडक्ट्स हैं जो पहले से ही फ्रीज किए हुए हैं, उनके स्टोरेज के लिए क्या है 18 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरेज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करें तो पर्सनल और फैसिलिटीज़। जो पर्सनल जो काम करने वाले वहाँ पे लोग होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट की जो प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हैं उसे स्टोरेज कर रहे हैं, तो वो भी क्या है वेल एजुकेटेड होने चाहिए, उन्हें हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिनल प्लांट के बारे में और उन्हें किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या क्या गाइडलाइंस को याद रखना है। तो वो क्या है प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए और क्या उन्हें हर चीज़ की नॉलेज और प्रॉपर एजुकेशन उन्हें होनी चाहिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बस इतना ही है हमारा। आपको बस ऐसे इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपके जो लिखना है। और कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि आपको नहीं आ रहा हो, आप नॉर्मली आप इसे रीड करते हो तो वैसे ही आपके समझ में आ जाता। बाकी मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जब क्वेश्चन आए तो इसे अच्छे तरीके से इतना ही लिख देना आप, और अच्छे तरीके से थोड़ा लिखना, जिससे क्या है आपके 4-5 पेज भर जाए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आता है हमारा हाउस साइज या रॉ मटेरियल। जनरली इससे जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है सोर्सेज ऑफ हर्ब, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ऐसा हमारा एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हर्ब है वो क्या है, हर्बी जो वर्ड है उससे जो है बना है, हमारा डिफाइन हुआ है उसी से, ठीक है, यानी उसी से जो है ड्राइव किया गया है। और हर्ब होता क्या है, हर्ब यानी किसी भी प्लांट की जो लीव हो सकती है, ठीक है, उसका सीड हो सकता है या फिर उसकी जो स्टेम होती है, ठीक है। तो किसी प्लांट की चाहे तो उसकी पत्ती हो, चाहे उसका सीड हो, उसका तना हो, उसकी रूट हो, है ना। तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर हम एज अ फूड या फिर एज अ मेडिसिन, ठीक है, और या फिर किसी फ्लेवर के लिए हम उसे यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम हर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कई एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने देखे होंगे जनरली। जैसे सपोज हम देखें धनिया। अब धनिया क्या एक हर्ब है, ठीक है, और हम इसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है, हम इसे टेस्ट के लिए यूज करते हैं, यानी फ्लेवर के लिए यूज करते हैं। जब सब्जी बन जाती है तो हरा धनिया काट के डाल देते हैं उसमें। तो हर्ब का कैसे यूज किया गया, एज अ फ्लेवर उसे जो है यूज किया गया, ठीक है। और इसी तरह से हम किसी और चीज़ को ले, जैसे चाय की पत्ती होती है। अब चाय की पत्ती कैसे बनी होती है, जब उसकी जो हरी पत्तियाँ होती हैं उन्हें ड्राई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब जाके जो हम उसे यूज करते हैं। तो चाय की पत्ती के भी बहुत सारे यूज होते हैं, मेडिसिनल पर्पज़ में भी यूज की जाती है ना। और एज अ कलरेंट भी यूज की जाती है, जो हमें फ्रेशनेस देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी प्लांट की, हम किसी भी पार्ट को एज अ मेडिसिन या फिर खाने के तौर पे यूज करते हैं, उसे हम हर्ब बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे हर्बल मेडिसिन, हर्बल प्रिपरेशंस, तो ये सब क्या होती हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वो पेज दे दूँगा, उस पर सारी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, तो आप उन्हें पढ़ लेना। और बाकी हर्बल ड्रग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो हर्बल ड्रग प्रोडक्ट्स क्या है, या तो कोई प्लांट हो सकता है पूरा, ठीक है, और या फिर प्लांट से बने हुए कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे जूस हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज का हमने जूस बना लिया तो वो क्या हो गया, हर्बल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। किसी तरह के ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे प्लांट से हम ऑयल बना लेते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं सब्जी वब्जी बनाने में, तो उससे वो भी हो सकता है हमारा। तो ये क्या है, हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। अब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे प्लांट से बना हो तो वो क्या है, हमारा हर्बल प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और बाकी इसके कुछ अप्रोचेस वगैरह हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर बेस्ट एग्जाम में ये सब पूछी नहीं जाती हैं कभी भी, क्वेश्चन हमारा अलग ही टाइप से बनता है, थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो रीड मार लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हर्बल ड्रग्स आती है। तो आइडेंटिफिकेशन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसका काम क्या है। तो जनरली जो प्लांट्स होते हैं जिनसे हम मेडिसिन या हर्बल कोई भी ड्रग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक प्लांट में कभी कभी क्या है, एक से ज़्यादा भी जो केमिकल्स हो सकते हैं। और अगर एक ही क्लास के सारे प्लांट हैं तो उनमें एक ही तरह का केमिकल प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें किसी प्लांट से जो हर्बल ड्रग बनाना है तो पहले हमें जांच करनी पड़ेगी कि उसके अंदर कितने तरह के केमिकल्स हैं, क्योंकि एक प्लांट में एक से ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं, यानी 2 से 4 तरह के भी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बस इसी की हमें जांच के लिए हम क्या अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बस हम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने तरह के केमिकल्स हैं इसमें और उनकी जांच करते हैं, उसके बाद हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बस अलग अलग जो मेथड्स यूज किए जाते हैं केमिकल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसी के लिए हम जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफिक, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, टेक्सोनोमिक मेथड्स होते हैं। तो सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ जो आपको बता रहा हूँ बस आप उन्हीं को पढ़ लेना, और पूछा जाता है तो आप उन्हीं के बारे में जो है लिख देना। तो सबसे पहला है हमारा टैक्सोनॉमिक मेथड। अब टैक्सोनॉमिक मेथड क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने कभी बॉटनी पढ़ी हो पहले कभी, जैसे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो प्लांट्स क्या है, कोई भी प्लांट होता है जब हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करना रहता है तो सबसे पहले हम उसका डोमेन देखते हैं, फिर वो किस किंगडम से आता है हम उसे देखते हैं, फिर डिवीज़न के बारे में हम जानते हैं कि किस डिवीज़न से है वो, फिर क्लास देखते हैं प्लांट की, फिर उसका ऑर्डर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, जीनस देखते हैं, और फिर उसकी स्पीसीज देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इसी तरह से जो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है प्लांट्स का। तो टैक्सोनॉमिक मेथड हमारा ये होता है जिसमें हम अलग अलग तरीके से जो है प्लांट का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और दूसरा हम बात करें तो फिर हमारा हर्बेरियम कूपन मेथड आता है। तो हर्बेरियम कूपन मेथड बड़ा आसान है कि इसमें क्या होता है जनरली कि किसी प्लांट को जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं उसे एक जगह पे स्टोर करते हैं। अब स्टोर कैसे करते हैं कि जैसे आपकी कोई कॉपी या आप जिस रजिस्टर में लिखते हैं, हम क्या करें एक प्लांट लेके उसे सुखा के और हम उसमें लगा दें, ठीक है। हमने उसमें बंद कर दिया, यानी रजिस्टर के अंदर रख दिया पेज के बीच में, ठीक है। और फिर क्या है, एक गवर्नमेंट की एक स्टैंडर्ड फाइल होती है जिसमें सारे स्टैंडर्ड लिखे होते हैं पहले से, और फिर जो वो जो फाइल है उसे हम गवर्नमेंट की जो स्टैंडर्ड फाइल है, ठीक है, हम उससे जो उसकी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, और जब वो मैच हो जाते हैं तो इससे जो आइडेंटिफिकेशन है प्लांट का वो हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट है। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रोस्कोपी। तो आपको याद होगा कल या परसों शायद मैंने आपसे टेलीग्राम पे पूछा था कि मैक्रोस्कोपी मेथड में जो है किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो उसमें मैंने ऑप्शंस भी दिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें शेप, साइज, कलर और सरफेस करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, और ऑर्डर कैसी है उसमें, और टेस्ट कैसा है उसका, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम मैक्रोस्कोपी मेथड के थ्रू देखते हैं। तो जनरली जो माइक्रोस्कोपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसके जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रोस्कोपी में हम क्या है थोड़े से उसके जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो इसमें जनरली प्लांट का शेप, साइज, कलर वगैरह देखा जाता है, और उसके ऑर्डर कैसे, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके बारे में हम जो है मैक्रोस्कोपी से पता लगाते हैं। फिर आता है हमारा माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोपी क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में हम चले जाते हैं, तो उसमें हम प्लांट की जो सेलुलर और जो इंटरनल जो टिश्यू होते हैं हम उनके बारे में जो है पता लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बॉडी का ले लेते हैं, अगर बॉडी में अगर हम मैक्रोस्कोपी से अगर हम देखेंगे तो हमारी बस स्किन वगैरह दिखेगी, है ना, और थोड़े बहुत और हमें चीज़ें दिख सकती हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो हमारी जो सेल होती है, टिश्यू होते हैं अंदर जाके, वो बहुत ही ज़्यादा डीप में हमें पता चल जाते हैं। तो इसी तरह से हम मैक्रोस्कोपी प्लांट और माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी से हमें उसके सेलुलर और इंटरनल टिश्यूज के बारे में पता चलता है प्लांट के, और हम जो है डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं दो अलग अलग तरह के अगर हर्ब्स हैं, ठीक है, और उनमें जो है जो एक जैसे दिखते हैं, है ना, जो दो प्लांट हैं वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपी से उनकी जब जांच करेंगे तो हमें उनके इंटरनल जो सेल है, सेलुलर जो एक्टिविटी है उसकी, उसके जो टिश्यू होते हैं हमें उसके बारे में जो पता चल जाता है। तो हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी एक जैसे प्लांट दिख तो रहे हैं लेकिन
वो अलग हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसके लिए भी हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी जल्दी हम इससे जो है प्लांट की जांच कर सकते हैं, जल्दी से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी ये क्विक मेथड है। और टेक्निकल कन्वीनियंट भी इसमें काफ़ी आसान रहता है, बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा फिजियोकेमिकल मेथड आता है। इसमें जनरली हम जो प्लांट की जो केमिकल और जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम जो है पता लगाते हैं। और ये जो है इसमें हम वाटर सोल्यूबल एस वैल्यू और इनसोल्यूबल एस वैल्यू और सल्फेटेड एस वैल्यू का हम पता लगाते हैं। तो एस वैल्यू क्या होता है कि जब हम प्लांट से जब कोई हम पाउडर जब ड्रग बना लेते हैं, जब वो क्रूड होता है, यानी विदाउट प्रोसेसिंग हम केवल प्लांट्स को जो है पीस के और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या क्रूड ड्रग होता है। लेकिन जब हम उसे और प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे जो फाइन जो ड्रग होता है जो मार्केट में जो बिकता है वो सब हम उससे तैयार किया जाता है। लेकिन जब वो क्रूड ड्रग होता है पाउडर की फॉर्म में, तो एस वैल्यू का मतलब होता है कि हम डिटरमाइन करें उसकी क्वालिटी और प्योरिटी उस ड्रग की, है ना। तो उसी को हम एस वैल्यू बोलते हैं। तो ये होगी हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। और ये जो वैल्यूज आती हैं एस वैल्यू जो हम निकालते हैं, और ये जो वैल्यू आती हैं ये मैच की जाती हैं फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो उससे उसमें जो वैल्यू लिखी है अगर उससे ये मैच करती हैं एस वैल्यू, तो इससे जो प्लांट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छा तरीके से जो है कंप्लीट हो जाता है। और सबसे जो लास्ट मेथड आता है वो क्रोमेटोग्राफिक आता है। तो इस मेथड में जनरली हम टेक्निक्स यूज करते हैं, एनालिटिकल और सेपरेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। और उससे हम क्या पता लगाते हैं, नेचर ऑफ द ड्रग, कि ड्रग का नेचर कैसा है, ठीक है। और कैसा है मतलब केमिकल है, एसिडिक नेचर है ड्रग का, ठीक है। तो किस तरह का जो नेचर है हम उसका पता लगाते हैं। तो जनरली इसमें केवल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है हमें कि नेचर कैसा है ड्रग का। और नेचर ड्रग का पता लगाने के लिए क्या है, नेशनल फार्माकोपिया में क्या है, मोनोग्राफ दिया है हर ड्रग के लिए, हर जो हर्बल ड्रग रहता है उसके लिए दिया हुआ है। तो हम बस वैल्यूज़ को मैच करते हैं और इससे हमें जो है पता चल जाता है नेचर ऑफ द ड्रग। तो अलग अलग चीज़ें हैं, HPLC, कैपिलरी इलेक्ट्रो फोरेसिस, ठीक है, TLC। तो इस तरह से हम जो है पता लगाते हैं। और सबसे जो अगली जो चीज़ आती है वो है हमारी प्रोसेसिंग और हर्बल रॉ मटेरियल। तो जब प्लांट्स की जब कटाई छटाई हो जाती है, ठीक है, और फिर हम उन्हें जो स्टोरेज करके रख देते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है वो प्रोसेसिंग का आता है कि किस तरह से उन्हें प्रोसेस करना है। तो प्रोसेसिंग जनरली दो तरह की रहती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग। अब प्राइमरी में क्या है, हमें कोई प्लांट का जो पार्ट है वो डायरेक्टली मिला है, जो किसी मशीन से सुखाया गया है या फिर डायरेक्ट सनलाइट में सूखा है, तो इसको हम प्राइमरी प्रोसेसिंग बोलते हैं। यानी प्लांट का कोई हमें ग्रीन पार्ट मिला, ठीक है, हमने क्या किया, उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, वो सूख गया, ठीक है, या फिर हमने किसी मशीन की हेल्प से उसे सुखा दिया। तो अगर हमने किसी चीज़ को अगर हमने ड्राई किया है, यानी प्लांट के किसी पार्ट को ड्राई करके हमने उसे प्रोसेस किया है, तो उसे हम प्राइमरी प्रोसेसिंग बोलते हैं। यानी किसी प्लांट के पार्ट को ड्राई करना, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें ड्राइड फॉर्म में जो रॉ मटेरियल मिला है, हम उसे क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले उसका साइज़ को जो है रिडक्शन किया जाता है, यानी अगर उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, यानी ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले उसके साइज़ को कम किया जाएगा, ठीक है, उसे क्रश किया जाएगा अच्छे तरीके से। इन सभी चीज़ों को हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग में करते हैं। तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी प्रोसेसिंग में जो है पहले प्लांट को ड्राई किया जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी प्रोसेसिंग में उसे क्रश किया जाता है, उसका साइज कम किया जाता है। तो ये हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो गई। और ड्राई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे ओपन ड्राई भी किया जाता है कि धूप में डाल दिया सूख गया, ठीक है। और यानी धूप में डाल दिया सूख गया, या फिर हमने जो छत पे हवा चल रही है बढ़िया, ठीक है, तो उसमें डाल दिया तो हवा से सूख गया, ठीक है। या फिर हम किसी सोलर ड्रायर का या जो माइक्रोवेव रहते हैं ओवन वगैरह, उसमें भी हम जो है ड्राई करते हैं। और इनडायरेक्ट फायर यानी डायरेक्ट आग में रखने की बजाय उसके पास रख देंगे तो हीट से जो है वो सूख जाता है, ठीक है। और भी रहते हैं माइक्रोवेव वगैरह, इंफ्रारेड डिवाइसेज रहती हैं, उससे भी हम जो है ड्राई करते हैं। और उसके अलावा वैक्यूम ड्रायर्स भी आते हैं, स्प्रे ड्रायर्स भी आते हैं। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है ड्रायर कर देते हैं हम। अब जो लास्ट तो नहीं, इसे पहले लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन इम्पोर्टेंट है, वेरियस सोर्सेज ऑफ हर्ब्स, ठीक है। तो क्या क्या सोर्स होते हैं जहाँ से हमें हर्ब्स मिलते हैं, ठीक है। तो हर्ब्स हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, एक तो हमारा वाइल्ड सोर्स होता है, एक कल्टीवेटेड सोर्स होता है, ठीक है। तो वाइल्ड का मतलब होता है कि हमें जो हर्ब्स मिल रहे हैं वो क्या हमें डायरेक्टली जंगल से मिल जाए, ठीक है, यानी जंगल से, या फिर हमें जो रिवर के साइड में जो जगह होती है वहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाए। यानी जिनको हमने कल्टीवेट नहीं किया है, जिन्हें हमने उगाया नहीं है खुद से, जो नेचुरली जो हमें हम जो जंगल में गए वहाँ पे मिल गई हमें हर्ब्स, ठीक है, नदी वदी के किनारे या किसी पेड़ में गए तो वहाँ जाके हमें जो है
मिल जाए तो हमें ना उन्हें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हब्स होते हैं उन्हें वाइल्ड सोर्स बोलते हैं कि जो हमें वाइल्ड सोर्स से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज की हम बात करें तो ये इकोनॉमिकल होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये हमें नेचुरली मिले हैं, तो हमें इन्हें उगाना तो पड़ा नहीं है, ना हमारी कोई लेबर लगी है इसमें। ठीक है, और ना ही इसमें हमें टाइम लगा है, क्योंकि अगर हम खेती करते हैं किसी हर्ब की, ठीक है, तो उसमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसे उगाने के लिए क्या पैसा भी खर्च होता है ना, और टाइम भी लगता है, काफ़ी टाइम जो है लग जाता है, 1 से 2 महीने। ठीक है, तो जनरली हमें जो वाइल्ड सोर्स से प्राप्त हुए उनके यही एडवांटेज हैं कि इकोनॉमिकल होते हैं और टाइम भी इनमें कम लगता है, और उसके बाद जो है लेबर की जो कॉस्ट है वो भी नहीं लगती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज की हम बात करें तो जो क्वालिटी होती है वो प्लांट की, उसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जंगल में लगा है और जंगल का क्या है, एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है। तो इसकी वजह से उसकी क्वालिटी को बिल्कुल फिक्स जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो प्लांट की जो यूनिफॉर्म जो ग्रोथ रहती है, यानी सीधे जो प्लांट बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी चेंज हो सकती है, उसकी करेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, क्योंकि उसे हमने उगाया नहीं है, वो क्या अपने आप उगा है। ठीक है, तो सारी चीज़ों में जो है चेंजेस आ सकते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है। और अलग अलग जो है और भी चीज़ों को जो ध्यान में रखना रहता है प्लांट के, कि वाइल्ड से मिला है हमें, तो क्वालिटी वगैरह उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो खुद से उगा है, तो क्वालिटी वगैरह पे असर पड़ता है उसकी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। अब बात करते हैं कल्टीवेटेड सोर्स की, तो इसमें क्या है, हम जो है खेती करते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी वगैरह हमें परफेक्ट चाहिए, उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो उसके लिए क्या है, हम सीधे जो है कल्टीवेशन करते हैं, यानी खेती करते हैं, जो हर्ब हमें चाहिए, जो मेडिसिनल प्लांट चाहिए। तो ये भी हमारा अच्छा तरीका है, और इसी तरीके से जो है किया जाता है आजकल। और तो इसके एडवांटेज काफ़ी सारे होते हैं। एक तो क्वालिटी और प्योरिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ही उगाया है बिल्कुल ट्रेसेबल तरीके से, तो हम जो है इंश्योर कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। और बेटर यील्ड और मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो जो खेती होती है वो अच्छे तरीके से मतलब यील्ड देती है, यानी अच्छी जो ग्रो होती है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा देती है। और इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, तो इससे क्या हमें पता रहता है कि कब हमारी खेती तैयार हो जाएगी और कब हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो फिक्स रहती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो और इससे क्या रेगुलर सप्लाई बनी रहती है। और एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो मॉडर्न साइंटिफिक जो टेक्निक यूज करते हैं हम खेती वेती करने में, तो वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये हो गए हमारे जनरली आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, और कुछ भी ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा।